खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना के डर के बीच संसद का मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही सावधानियां रखी गई, लेकिन संसद सत्र के दौरान पहली कुछ नई बातें सामने आई हुई हैं और जिसमें प्रश्नकाल नहीं हुआ और शून्यकाल सीमित रखा गया, जिसको लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई। क्योंकि देश में बढ़ रही बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खराब हालत और भारत चीन सीमा पर हो रहे विवाद को लेकर सबके मन में सवाल थे। लेकिन संसद में अब सरकार से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, ऐसे में नाराज होना लाजमी है। वहीं दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की जांच पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जांच के संबंध में कई छात्रों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर विवाद छिड़ गया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज से 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र शुरू हुआ। कोरोना काल का सत्र बदले से माहौल में नई व्यवस्था के साथ शुरू हुए इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं था। मतलब सरकार से विपक्ष यहां पर मुख्तलिफ मुद्दों पर सवाल ही नहीं पूछ सकते। लाजमी है विपक्ष नाराज ही होगा। उधर दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। संसद के सत्र का पहला दिन सब कुछ बदला सा नजर आया। संसद परिसर के अंदर हर एक शख्स मास्क पहने हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर आया। एंट्री पॉइंट्स पर सभी की कोरोना रिपोर्ट और टेम्परेचर चेक किया गया। इस बार सभी को अपनी सीट पर बैठकर ही बोलने की अनुमति दी गई। लेकिन साथ ही लोकसभा के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं थी। आजादी की 73 साल बाद आप क्वेश्चन आवर को हटाकर लोकतंत्र की गला घुटने का काम कर रहे हैं। The question hour and private business are cornerstone of our democracy, and it is very much essential for the existence of parliamentary democracy. Question hour and private members bill are also part of theory of separation of powers. The honorable minister has the dishonorable distinction. By moving such a motion, he is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of Constitution. I urge you, Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. Sir, देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन को और अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए तैयारी की जा सकती थी। 0 आवर क्वेश्चन आवर बिल्कुल रखा जा सकता था। और जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ही रहे हैं, सीट का अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि लोग दूर दूर बैठेंगे, तो पार्लियामेंट को बिल्कुल विधिवत तरीके से चलाना चाहिए था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। विपक्ष के इस हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। इन लास्ट 5 years आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गॉट रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर ट्वाइस, 60% in Rajya Sabha and 40% in Lok Sabha question hour is wasted in spite of having the resounding victory and the people mandate. दूसरी तरफ दिल्ली दंगा मामले में 11 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। उमर खालिद को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया गया।
उमर के समर्थन में कई लोग उतर आए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। कुछ देर में ही स्टैंड विद उमर खालिद ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगा। साथ ही अपूर्वानंद और हर्ष मंदर जैसी 12 हस्तियों ने एक साथ बयान जारी कर उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा की। अगर इल्जाम है और उसका सबूत है तो निश्चित रूप से एक मजबूत चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए और सरकार को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। कोर्ट जो न्यायोचित प्रक्रिया होगी उसके तहत निर्णय लेगा। Umar Khalid's arrest in Delhi riot shows that naming in the charge sheet and then these people being arrested, this all shows the entire opposition has ganged up against the Modi government to create disturbance in the country. Mainly the communists and the Congress has now been exposed because of these arrests and also the charge sheet. दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सीए के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का अंत दंगों की शक्ल में हुआ था। इसी साल 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आज दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तरफ तो प्रश्नकाल नहीं है, जिसकी वजह से विपक्ष यहां पर लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सवाल पूछने का अधिकार नहीं तो किस वजह से यहां पर संसद चलेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब चाहिए था। दूसरी तरफ पर दिल्ली दंगों की भी बात कर रहे थे, जिस पर गुनाहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेकसूर को सियासी एजेंडे के तहत नहीं फंसाया जाना चाहिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है, सवालों से सरकार क्यों भाग रही है? सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रश्नकाल का हटाया जाना क्या लोकतंत्र पर हमला है? सवाल ये भी कि दिल्ली दंगे की जांच क्या असहमति की आवाज को रौंदा जा रहा है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली दंगे की निष्पक्ष जांच मुमकिन है? और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान। आदिल बोपरई जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है आदिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाहिद लारी खान हैं, प्रवक्ता सपा की हैं। बहुत स्वागत है नाहिद लारी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी की, कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले आदिल जी का रुख करते हैं। आदिल जी, जिस तरीके से अब आज ये सवाल उठाया जा रहा है और कि विपक्ष सवाल नहीं कर सकता, प्रश्नकाल को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, जितना कम समय बच सके उसे। तो क्या लग रहा है कि अगर प्रश्न नहीं उठा पाएंगे तो आपकी आवाज, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है? देखिए दीपाली जी, आज हिंदुस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का वातावरण है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि जो भी इस सरकार से सवाल पूछे तो सबसे पहले तो उसे आप एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। मैं भाजपा से जानना चाहता हूं, जब चीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आक्रमण किया, जब अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है, -24% पे आ गई है, बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई पे है। आदिल जी, एक मिनट में आपको रोकूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जरा सा आवाज पहुंचे फिर हम आगे बात करेंगे। अब संकेत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर फिलहाल वो जुड़े हुए हैं। संकेत जी, सीधा आरोप लग रहा है सरकार पर कि जानबूझ के ऐसा किया गया है जिससे कि विपक्ष सवाल उठाए और आप क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इस बार प्रश्नकाल को ही हटा दिया गया है और लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है इसे। किसी भी तरीके से विपक्ष की आवाज को बंद कर देना नहीं है। हमने यह साफ कहा है कि 0 आवर के दौरान आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके बाद आप रिटर्न में कोई भी क्वेश्चन दीजिए, उसका जवाब मिनिस्ट्री आपको देगी, उसका आप क्लैरिफिकेशन 0 आवर के दौरान ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये लोकसभा और राज्यसभा की वो कार्रवाई की जा रही है, पार्लियामेंट बैठ रही है जहां विधानसभा नहीं बैठ पा रही है। 700-800 से ज्यादा सांसद मिल रहे हैं एक छत के नीचे। कोविड-19 की इतनी पेंडेमिक सिचुएशन के बाद 200 से ज्यादा सांसद जहां 65 से ऊपर उम्र के हैं, वहां सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और देश के जो मुद्दे हैं, देश के जो बिल पास होने हैं, वो भी वक्त रहते पास हो, ये सेशन बुलाया गया है। और प्रश्नकाल को हटाना कोई विपक्ष की आवाज को रोकने के लिए नहीं है। आवाज सुनेंगे, जवाब देंगे। तो आदिल जी के लिए कहा गया है कि 0 आवर में आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसका जवाब आदिल जी।
लगता है आदिल जी तक जवाब नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है। नाहिद लारी, अब ये इनका तो कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है, सिचुएशन ऐसी है इसलिए ऐसा किया गया है। देखिए, आज से ही पार्लियामेंट शुरू हुआ है और आज से ही मोदी जी की बर्थडे का सेलिब्रेशन, जो कि मोदी जी की बर्थडे 17 सितंबर को है, आज से ही एक हफ्ते का उनकी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नोएडा में कर दिया है। मतलब बेशर्मी की इंतहा। जब देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, कोरोना से जनता परेशान है, अपनी जान बचा रही है और जीडीपी इतना लो है, अर्थव्यवस्था डाउन है, बेरोजगारी चरम पर है, इन सब के बीच मुखिया जी का बर्थडे एक हफ्ते का जश्न का प्रोग्राम भाजपा मना रही है। ये 1 घंटे का मोदी जी 1 घंटे का क्वेश्चन आवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते का बर्थडे का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि मोदी जी ने पार्लियामेंट बुलाया क्यों है। पार्लियामेंट केवल इसलिए बुलाया है क्योंकि वो अपनी मन की बात ठीक है आदिल जी, बोलिए, आप भी बोलिए, फिर उसका जवाब देते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, एक मिनट रुक जाए दीपाली जी, जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए नहीं आए हैं, वो जनता की समस्याओं जी बिल्कुल आएंगे नाहिद आएंगे आपके पास। आदिल नहीं है जितनी एमपीज हैं। प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सेलिब्रेशन नहीं मनाया जा रहा, ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है जनता की सेवा करने के लिए। ठीक है संकेत जी, आपके पास आऊंगी। संकेत जी आप जवाब देंगे क्योंकि आदिल भी अपने सवाल कर लें। एक सेकंड नाहिद जी, लौटूंगी आपके पास, 1 मिनट। आदिल बोलिए। दीपाली जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। दीपाली जी, आज हिंदुस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का वातावरण है। जब देश में, जब चीन का आक्रमण हिंदुस्तान पे हो रहा है, जब कोविड नंबर 2nd हाईएस्ट है, 50 लाख क्रॉस करने वाले हैं, जब अर्थव्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से बेड़ा गर्क कर दिया है, आज तक -24% पहुंच गया है, जब बेरोजगारी 50% की हाई पे है, तो भारतीय जनता पार्टी, और अगर इनसे सवाल ना करो तो और क्या करो बताइए। अगर वो तो बोल रहे हैं आपके पास 1 घंटे का वक्त रहेगा, आप पूछ सकते हैं। नहीं, कैसे 1 घंटे का वक्त रहेगा जब इन्होंने क्वेश्चन आवर ही स्क्रैप कर दिया है। ये संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, ऐसा कोई संस्था नहीं छोड़ी। मैं आपको बताता हूं, जो ये एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, एमएसपी खत्म करना चाह रहे हैं, इनसे सवाल करो तो कहते हैं कि जी आप एंटी नेशनल है। मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने देश को गुमराह किया था और जब कहा था कि कोई चीनी आक्रमण नहीं हुआ, उसका क्षमा कब मांगेंगे वो? ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। चलिए इसका संकेत से जवाब लेंगे। संकेत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका जवाब लेते हैं। आदिल जी बने रहे हमारे साथ, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर लौटेंगे। संकेत जी, आप संकेत आपके पास सीधे 2 सवाल आए। एक तो यहाँ पर नाहिद लारी ने बताया कि यहाँ 1 हफ्ते से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप उसे भले कुछ और नाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आदिल बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्रश्न ही नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे यहाँ पर लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि प्रश्न कहाँ करें। संकेत, तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। आदिल बोलिए। आदिल जी, यहाँ पर लेकिन ये भी तो दिक्कत है कि यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर ये संसद में प्रोटोकॉल को नहीं माना जाता, नहीं उसको फॉलो किया जाएगा, तो फिर आप ही लोग फिर कल सवाल उठाएंगे सरकार पर। दीपाली जी, आप समझिए, लॉजिकली सोचिए कि जब संसद को कन्वीन कर ही लिया है तो 1 घंटे के क्वेश्चन आवर से क्या कोरोना बढ़ जाएगा? लेकिन कभी ऐसा हुआ है, 4 बजे तक, 1 मिनट आदिल जी, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सवाल करते हैं, संसद कितनी बार ऐसा है कि वो चल ही नहीं पाई है, एक सवाल के चक्कर में हंगामा होता है और पूरे संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। देखिए दीपाली जी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि लोकतंत्र को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि लोकसभा को और लोकतंत्र को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया जाए। क्या ऑटोक्रेसी को इस देश में लेके आ जाए और ऑफिशियली इमरजेंसी ले आए? ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की सिचुएशन है। ये मैं एक विपक्ष के प्रवक्ता के तौर से नहीं बोल रहा, एक देशवासी के तौर से बोल रहा हूँ। संकेत जी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, सुन रहे होंगे आप। देखिए, इमरजेंसी की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने देश को कभी इमरजेंसी के अंदर झोंक दिया था। आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पार्लियामेंट की शुरुआत में ये कहा कि देश के साथ सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना है।
हमारी आर्मी ने बलिदान दिया, और आप इमरजेंसी की बातें आप आर्मी ने जो हमारा बलिदान दिया, जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, चाइना के खिलाफ हमारे शहीदों ने बलिदान दिया और चाइना को खदेड़ दिया। हमारी 1 इंच भूमि चाइना नहीं आ पाया। इस बात पर भी अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है तो विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है। ना तो जनता इसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जनता सच जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में जब हम इतना अच्छा सेशन बुलाकर सभी लोगों की राय से प्रश्नकाल को खत्म करते हैं, इसके अंदर ज्यादातर दलों की राय है। आप ये मत समझिए कि प्रश्नकाल को खत्म हमने किया है। ज्यादातर दलों का मत लेने के बाद प्रश्नकाल को खत्म कर 0 आवर में लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिटर्न क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मना नहीं किया है। और दूसरी बात, हमारे मंत्री हर तरह का जवाब देंगे। माननीय राजनाथ जी आप तो जवाब देंगे, लेकिन जब आपसे कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे? खैर आदिल जी 1 सेकंड, जरा नाहिद बहुत देर से बोलना चाह रही थी। बोलिए नाहिद लारी जी, फिर उसके बाद आदिल जी बोलेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दीपाली जी कि लोकसभा में इन्होंने क्वेश्चन आवर तो खत्म कर दिया और जो 0 आवर है वो भी सीमित कर दिया है। तो ये तो लोकतंत्र का खुला मजाक उड़ा रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, कानून व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और किसान बेहाल है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर डीएम को अगर कलेक्ट्रेट जा रहे हैं ज्ञापन देने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो उन पर योगी सरकार लाठियां चलाने का काम कर रही है। लेकिन आप देखिए कि इन लाठियों से समाजवादी पार्टी के हौसले नहीं टूटेंगे। ये शुद्ध रूप से भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन आवर को खत्म किया गया है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। बोलिए सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के मित्र को कहना चाहता हूं कि संसद को कन्वीन करके आप देश पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये हमारी लोकतांत्रिक राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये बात समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आप एक्नॉलेज कर लिया है कि डेप्सैंग, गोगरा, नॉर्थ पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग्स में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठी है, पर अभी भी भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, वो आज नहीं बैठी है, वो कांग्रेस के काल में जब चाइना में कांग्रेस ने सारी भूमि इसलिए छोड़ दी थी कि वो भूमि हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है संकेत जी, आपके पास आएंगे, आप उसका पूरा जवाब देना। आप पहले आदिल जी पूरी बात रख लें अपनी, फिर उसके बाद आप। बिल्कुल बोलिए आदिल जी। तीसरी बात दीपाली जी, भारत का अपना डेटा है, जीडीपी ग्रोथ -24.9 है। लगभग 10 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में खत्म हुआ है। 10 करोड़ रोजगार रिसेशन के भीतर है हम। पर आदिल जी ये सारी बातें, स्थितियां जो है वो तो जान रहे हैं, लेकिन ये सारी बात तो आप वैसे ही उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो लगातार रोज रिलीज हो रहे हैं। तो फिर अगर ये पैंडेमिक जो है इस वक्त और उसमें अगर प्रश्नकाल नहीं रखा तो फिर दिक्कत क्या? आपने तो अपनी बात पहुंचाई है। दीपाली जी कल भाजपा कहेगी कि टीवी है तो संसद क्यों रखना है? कल भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, संसद को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है संकेत जी जवाब देंगे, बोलिए संकेत जी। देखिए, हम डेमोक्रेसी में हैं और डेमोक्रेटिक प्रणाली पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात के फेवर में रही है कि विपक्ष की संख्या कितनी भी हो, विपक्ष की कोई भी बात अनसुनी नहीं रहनी चाहिए और हर बात का जवाब शुरू से पिछले 6 साल से हमारी मोदी जी की सरकार देती है। लेकिन संकेत जी कहाँ जवाब दे रही है? यहाँ बताइए, रोजगार के मुद्दे पर आपकी सरकार चुप है, अर्थव्यवस्था के मामले में आपकी सरकार चुप है, और हमारी बातें नहीं सुनते हैं, ना वो जनता की बातें सुनते हैं। आप इस तरह देश को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर आप ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जनता के मन की बात करते हैं। आपके गुमसुम प्रधानमंत्री की तरह नहीं रहते हैं। आपके प्रधानमंत्री 10 जनपद से सरकार चलाते हैं।
आप ये समझिए अभिव्यक्ति की आजादी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में है, आप आज कुछ भी कर सकते हैं। आज आप मुंबई में क्या कर रहे हैं? एक महिला ने अगर एक ट्वीट किया तो उसके पीछे उसका घर गिरा दिया जाता है। और अभिव्यक्ति की आजादी की बात आप लोग करते हैं, जिनके समर्थन से बनी हुई सरकार महिलाओं को चुप कराती है, जिनके समर्थन से बनी हुई सरकार। कि कैसे कोरोना पे आप पूरे विश्व की स्थिति देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्त रहते लॉकडाउन लगाया, वक्त रहते सारे उपाय किए गए, कोविड अस्पताल जिस संख्या में हमारे यहाँ बने, जिस तरीके से कोरोना से निपटा गया है, आप किसी भी देश का डाटा उठा लीजिए, आज जीडीपी पूरे वर्ल्ड में डाउन है, लेकिन उसके बाद 20,000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज देना। मतलब आप लोग नहीं मानेंगे कि यहाँ अर्थव्यवस्था खराब है, ये तो बिल्कुल तय है। ये नहीं, हम पेंडेमिक सिचुएशन पर अगर ये कोई पेंडेमिक विपदा सिचुएशन आती है, तो देखिए, तो एक विपक्ष मिनट को पक्ष का साथ देकर उसका साथ देना चाहिए देशवासियों के हित में। ये नहीं कि अच्छे कामों के बीच में भी आप क्वेश्चन उठाएं। आप जब प्रश्न करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, विपक्ष का राइट है प्रश्न करना, पर विपक्ष का काम के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये विपक्ष की नीति नहीं होनी चाहिए कि जनता के हितों के कामों को भी रोका जाए। अच्छा, आज एक अगर बात हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं तो उसमें हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा था अभी कि मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, ये घर घर जाकर लोगों को राशन दिया जा रहा है। कौन सी पार्टी ने राशन दिया घर घर जाकर? आज हमारे मोदी जी ने 70% लोगों को राशन जा रहा है, जनता स्वयं अपनी जान बचा रही है, सरकार ठीक है ठीक है। आज बहुत देर से भाजपा सरकार का केवल प्रायोरिटी है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड एक कर बोलिए, एक मिनट नाहिद लाली जी, एक सेकंड आपके पास आऊंगी, आपके पास भी वक्त है, आपके पास आपको भी वक्त दूंगी, आप बोलिएगा। ठीक है संकेत जी, मतलब आपके हिसाब से सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और विपक्ष सवाल ना करे आपसे। प्रश्नकाल विपक्ष के सवाल करने में मुझे कोई क्योंकि आपकी तरफ से कोई, हाँ ठीक है आदिल जी बोलिए। लेकिन विपक्ष जो जनता के लिए हमारे लिए कर रहे हैं, हाँ भाई साहब सुन लीजिए बात, कितनी देर झूठ चलाएंगे आप? भ्रमित ना करे, जनता को भ्रमित करने के लिए विपक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है दीपाली जी, 2017 का जीडीपी डेटा, 2017 से लेके आज तक का जीडीपी डेटा, मेरा निवेदन है आपको, आप अपने टीवी पे दिखाइए, लगातार हर क्वार्टर में जीडीपी घट रहा है। कोविड के बाद से नहीं, 2017 से पहली बात। दूसरी बात, अब भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालिए, 2017 से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ रहा है, 45 साल की हाई पे है बेरोजगारी। ये गवर्नमेंट का अपना डेटा है, ये जो शांतनु जी आए हैं पता नहीं कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा की बात ना करेंगे, ये देश की डेटा की बात करें। और तीसरी बात, शून्यकाल होगा आदिल जी, ठीक है ये तो आप उठा ही रहे सवाल, ये बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप इसको उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वक्त दिया जाएगा तो शून्यकाल में आप उठाइए उसमें अपने बातों को। दीपाली जी, क्वेश्चन आर इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, अंबेडकर साहब ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। लेकिन ये भी तो है, बाकी लोगों का मत भी तो लिया गया है, बिना मत के तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है दीपाली जी, ये बहुत बड़े झूठे हैं। आप भूल गए कि कैसे हमें झूठ बोला गया कि कोई चाइनीज आक्रमण नहीं हुआ, और बाद में एमओडी की अपनी रिपोर्ट थी कि चाइनीज आक्रमण 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे हुआ है। तो मेरा निवेदन है, इनका विश्वास ना करें, ये बहुत बड़े झूठे हैं, ठीक है, ये प्रचारक झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अब दिल्ली दंगों की भी बात करेंगे आगे, हम दिल्ली दंगों की भी बात करेंगे क्योंकि उस पर भी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली दंगों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, और सीधे सवाल किए जा रहे हैं कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। एक बार नाहिद लारी का रुख करते हैं, उसके बाद संकेत से इसका जवाब लेंगे। नाहिद, लग रहा है कि अब जहां जहां आवाज उठाई जा रही है वहां उसे दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल 11 घंटे की पूछताछ के बाद यहां पर उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया, और ये भी कहा जा रहा है उमर खालिद ने तो बहुत यहां पर मदद भी की थी दिल्ली दंगों के टाइम पर, जो यहाँ पर एविडेंस की बात थी साथ दिया, उसके बावजूद गिरफ्तार करना, इसे कई लोग इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि मोदी जी की बर्थडे जो है सेवा के रूप में मनाई जा रही है। तो मेरा ये सवाल है उनसे कि ये सेवा कहाँ थी जब इतनी बड़ी तादाद में जो है प्रवासी मजदूर माइग्रेट कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिखे भाजपा के लोग सेवा करते हुए? अब इस कोरोना काल में मोदी जी इतने असंवेदनशील
चलिए ठीक है, इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया था, नाहिद जी इसका जवाब दिया था, लेकिन बात यहाँ पर दिल्ली दंगों की हो रही है। तो ऐसे में संकेत यहाँ पर अब फिर आप लोगों पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो आवाज उठा रहा है, अपनी आवाज उठाने पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जांच कर ली जाती है। वहीं अगर कपिल मिश्रा ने जब कहा था, जिस तरीके से बयान दिए गए थे, तब कपिल मिश्रा पर कोई आरोप नहीं लगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, दिल्ली दंगों की जो भी कार्रवाई, जी बोलिए संकेत जी, आवाज पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। दिल्ली दंगों पर जो भी कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल कानून के मद्देनजर की जा रही है। आप देख रहे हैं, दिल्ली का एक सुनियोजित दंगा था जिसने देश की नींव को हिला दिया। दिल्ली दंगे में 53 मासूमों की जानें गई। 53 मासूमों की जानें जो गई, उनकी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस पूरे 2 दिन के अंदर, दंगे को माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व की वजह से 2 दिन में दंगों को काबू किया जा सका। 2 दिन में दंगों को काबू करने के बाद जो भी तंत्र उस दंगे को फैलाने में थे, उन सभी की डीप इंक्वायरी की गई। उसके बाद जो नाम सामने आए, उस पर विपक्ष के ऐसे इल्जाम की आवाज दबाई जा रही है, इस तरीके से इंक्वायरी की जा रही है। इन सब के तथ्यों में क्या पूरी दिल्ली पुलिस खराब हो गई? क्या पूरा का पूरा तंत्र और सिस्टम मिल गया? लेकिन आप सबूतों पर तो ध्यान देंगे। जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, एविडेंसेस साफ हैं कि उमर खालिद ने दंगों को भड़काया। उमर खालिद ने यह कहा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर आएंगे तो हम सड़क पर निकलेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जनता को भड़काया गया। पिंजरा तोड़ गैंग की जो लेडी पकड़ी गई, उन्होंने सीताराम येचुरी जी का नाम लिया, उन्होंने नाम लिया ऐसे शख्स का जिनके लिए आप हब्बर कहते हैं, अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया। दिल्ली पुलिस जहां पुलिस वैन में आग बुझा रही है, आप उसी को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आग लगा रही है। एक पुलिस वाला जो शहीद होता है, अंकित शर्मा, चाकू गोद कर आपने अंकुश शर्मा को मार दिया। क्या अंकित शर्मा की लाश का इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस वाले जो शहीद होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और जहां मिलता है तो फिर विपक्ष क्वेश्चन क्यों उठाता है? आदिल जी, से पहले मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो शांतनु जी हैं, ये कुछ पढ़ लिख के आते हैं, नहीं आते। आदिल जी, इनका नाम संकेत है। आदिल जी, इनका नाम संकेत है। जी संकेत जी, जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार भूल गए जब उन्होंने सोलिसिटर जनरल से पूछा था कि ये बताइए अब तक ये कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। ये दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार थी, ये कांग्रेस पार्टी या कोई और दल की फटकार नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, ये पिंजरा तोड़ की बात कर रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश को होना चाहिए, पर इन्हें इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि पिंजरा तोड़, देखिए सोनिया गांधी के खिलाफ भी कंप्लेंट लॉज है। सोनिया गांधी ने कहा था उठो निकलो। सोनिया गांधी जी का नाम क्यों नहीं लेते आप? सोनिया गांधी जी का नाम लीजिए ना, उन्होंने कहा था उठो निकलो। सोनिया गांधी जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? आदिल जी, सोनिया गांधी जी का नाम लेने में आपको क्यों बुरा लगता है? सोनिया गांधी जी का नाम लीजिए ना आप। सोनिया गांधी जी ने रैली में कहा था कि उठिए बाहर निकलिए। उस दिन के बाद दंगे चालू हुए। क्या आप इस बात को मान नहीं सकते? मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग है, मैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकता हूं। संकेत, एक सेकंड मैडम, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा यहाँ। संकेत जी, यहाँ पर सवाल ये भी, जब कपिल मिश्रा की बात आती है तो कपिल मिश्रा जो खुलेआम वहां पर धमका रहे थे, जो खुलेआम यहाँ पर उनके भाषण आए थे, उन पर तो आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। फटकार थी दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार थी मैडम। इतने बड़े झूठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दिन दिहाड़े झूठ बोलने लग गए अब तो। हर चीज एक्ट ऑफ गॉड बना देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी, चीन की आक्रमण एक्ट ऑफ गॉड बन जाता है। कोई संस्था छोड़नी है इस देश में या नहीं छोड़नी, या सब व्हाट्सएप से चलेगा? गुप्ता साहब, संस्थाएं, यही बात तो हम कहते हैं। आप दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं, आप सीबीआई पर इल्जाम लगाते हैं। आपके इल्जाम कहां तक जाएंगे? जब सच्चाई सामने आती है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? पेट में तो आपके दर्द हो रहा है जब हाईकोर्ट ने ही 4 महीने हो गए हैं, अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हाईकोर्ट की जो फटकार थी, 4 महीने हो गए हैं। आप बताइए जब उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोग उमर खालिद की तरफ से क्यों खड़े होते हैं? उमर खालिद, जिसने जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं,
क्यों आप आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कन्हैया के साथ आप लोग खड़े होते हैं? अरे मुझे हाई कोर्ट के फटकार के बारे में एक एक करके बात रखिए, क्योंकि ऐसे में किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। हाई कोर्ट के बारे तो बोलिए, ये अपना ही झूठ चलाई जाएंगे गुप्ता साहब। आप तो विद्वान है ना। देखिए, हाई कोर्ट की फटकार थी कपिल मिश्रा के खिलाफ। गांधी जी की जब कंप्लेंट लगी थी, सोनिया गांधी जी की जब कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी, सोनिया गांधी जी की जब कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी कि सोनिया गांधी जी की रैली के बाद दिल्ली में कोई फायदा नहीं, तो सोनिया गांधी जी की वो कंप्लेंट दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट में चली गई और सभी केसेस को क्लब कर दिया गया। चलिए नाहिद तारिक, आप कैसे देख रहे हैं जो जांच हो रही है फिलहाल दिल्ली दंगे को लेकर? रिपोर्ट दिखा सकता हूं। ठीक है, एक मिनट कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं वो सारे दिखा सकता हूं। ठीक है, नाहिद तारिक जी आप दिखाइए, आप अभी दिखाइए जो आप बोल रहे हैं। नहीं, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे आप पे। दिखाइए, अभी दिखाइए। मेरे पास सभी दस्तावेज लगाया है, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। आप इस तरीके से मत करिए अभी। मैं आपसे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा और सिद्ध करता हूं मैं इस बात को पूरे तरीके से बोलता हूं कि सोनिया गांधी जी की रैली के बाद दिल्ली में दंगे भड़के। आप इस बात को मानना ही नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस सोनिया गांधी के नाम पर बिल्कुल चुप हो जाती है। अरे संकेत जी, यहाँ पर आप बार-बार सोनिया गांधी पे पहुंच जा रहे हैं। यूएपीए कानून क्या इसलिए इतना हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ हो गए? ये सब आतंकवादी विरोधी के लिए लगाए। हत्यारों को पकड़ते हैं तो हमारी पार्टी दंगाई हो जाती है। जब आपके घरों से बम मिलते हैं, जब पेट्रोल पंप को नोबेल प्राइज देंगे तो इन लोगों के कपिल मिश्रा को नोबेल प्राइज देना है आपने? तो हमारी पार्टी क्या नोबेल प्राइज, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोबेल प्राइज देंगे आप? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो महात्मा गांधी जी का अपमान किया था, क्या कार्रवाई की आपने? आप दोनों बोल रहे हैं, जरा इनसे यहाँ पर नाहिद तारिक जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट संकेत जी। नाहिद तारिक जी, आप कैसे देख रहे हैं जो जांच चल रही है फिलहाल? कार्रवाई की है, एक सेकंड, क्या कार्रवाई की है? जिन्होंने गांधी जी का अपमान किया, महात्मा गांधी जी जो गॉड से प्रेमी हैं। एक मिनट आदिल जी और संकेत जी, एक सेकंड रुकिए जरा। नाहिद तारिक खान से बात कर लूं मैं, एक मिनट। नाहिद तारिक खान प्रेमी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए दीपाली जी, ये सब जो हो रहा है, जिस तरह से अभी प्रश्नकाल को खत्म कर रहे हैं, 0 आवर सीमित कर रहे हैं, दिल्ली दंगों की बात उठा दी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब मुद्दे, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये बिहार का चुनाव के मद्देनजर भाजपा एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सारी बातें कर रही है इस वक्त। लेकिन नाहिद तारिक खान आज आपकी डिबेट पे इस वक्त बोल रही है और पूरे यकीन के साथ बोल रही है कि बिहार चुनाव भाजपा बुरी तरह से हारेगी, चाहे ये जितने भी मुद्दे इस दौरान उछाल लें, जितने भी मुद्दों पे बात कर लें, लेकिन ये तय है कि बिहार चुनाव भाजपा बुरी तरह से हारेगी। और रही बात दिल्ली दंगों की, तो दिल्ली दंगों में अभी आदिल जी ने कपिल मिश्रा की बात बताई और बाकी जिन लोग ने क्या क्या बयान दिए, गोली मारो और करंट लगाओ जैसे बयान देते रहे लोग, तो अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे एक निष्पक्ष जांच होगी, और वो भी इस दौरान। तो इसलिए जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी इनकी प्रायोरिटी कोरोना तो है ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी बेसिकली वोट है। ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारे जो है ये ऑनलाइन जो इनके कार्यक्रम है ये हो जाए, विजुअल मीटिंग्स हो जाए और इनके बूथ स्ट्रांग हो जाए, इस तरह की बातें करके। चलिए ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। बने रहिए नाहिद, बने रहिए हमारे साथ। मुझे ब्रेक लेना है मुझे। एक सेकंड दीपाली जी, एक सेकंड। संकेत, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर यह भी कहा जा रहा है कि वो तो अपनी आवाज़ उठा रहे थे और जो उनके जो वीडियोस को दिखाया गया है वो आधा अधूरा दिखाकर उनको गिरफ्तार किया गया है बाकी सबूत को। लेकिन जो जिनका वीडियो सामने है उन्हें तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरी बात, जिस तरीके से कहा, जब फैक्ट चेक किया गया है यहाँ पर उमर खालिद के उसमें, तो इस साफ तौर से है जो यहाँ पर गृह मंत्री ने जो भाषण दिया था उन्होंने कुछ और कहा था और बाद में जो चेक किया गया है उसमें आधा अधूरा भाषण है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप अब सड़कों पर उतरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो अधिकार है। देखिए,
आवाज चली जाती है आपकी। आवाज संकेत जी, आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, बोलिए। आपको आ रही है आवाज ना? आ रही है आवाज, आप बोलिए। देखिए, जहां तक उमर खालिद का सवाल है, उमर खालिद का जो सवाल है, उमर खालिद का यह कहना कि जब देश में ट्रंप आएगा तब हम रोड पर उतरेंगे और उसके बाद सुनियोजित तरीके से उन्हीं तारीखों में दंगे होना, यह साफ दर्शाता है कि उमर खालिद उन दंगों को उकसाने के पीछे पूरी तरीके से लिप्त थे। जिन भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनके सारे सबूत निकाले गए, पूरे सबूतों, फैक्ट्स, एविडेंसेस, विटनेसेस के बाद उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। अगर कोई 53 मासूमों की मौत के बाद दंगे फैलाने में गिरफ्तार होता है तो उस गिरफ्तारी पर प्रश्न क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस गलत, कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस गलत। आप ये बताइए, दिल्ली दंगों में पुलिस वाले शहीद हुए, दिल्ली दंगों में मासूम लोग जो भी शहीद हुए, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए क्या उनकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी नहीं है? और आज हम जब जांच करते हैं तो हमारी जांच पर प्रश्न क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा, ट्रायल चलेगा, फैक्ट्स और एविडेंसेस के बिना पर चार्जशीट दाखिल करना दिल्ली पुलिस का हक है। और दिल्ली पुलिस ने सभी विटनेसेस के बाद अपनी यूएपीए की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकी हमला है, सोची समझी ये साजिश है। यह साजिश सोची समझी कराई गई है दिल्ली को और देश को तोड़ने के लिए। यह एक छोटा हमला नहीं था। अगर माननीय गृह मंत्री वक्त रहते हस्तक्षेप नहीं करते और उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते तो शायद यह दंगा उस टाइम काबू भी नहीं आता। जिस तरीके से दिल्ली दंगों को काबू किया गया, आप इस बात को तो मानेंगे कि 2 दिन के अंदर दिल्ली दंगों को काबू कर लिया गया। आज अगर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान किसी निष्कर्ष पर निकले हैं, उनके पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं और उन्हीं एविडेंसेस के तहत उन्होंने कानून और धारा लगाई है, उसके बाद उनको वक्त मिलेगा उनको कानून के अंतर्गत अपनी बात रखने का। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर किसी एक वर्ग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दीपाली जी, ये वक्त दिल्ली दंगों की बात करने का नहीं है, ये वक्त कोरोना पर नियंत्रण पाने का है। देश में लगभग 50 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, 79,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है और ये बैठे दिल्ली दंगों की जांच की बात कर रहे हैं। जांच तो होगी लेकिन 2022 में होगी। जिस तरह से कोरोना की जांच तो चली रही है, जांच तो चली रही है, जांच तो इस पर चली रही है, घोटाला हुआ है, जांच इसकी भी होगी, जांच चल रही है। लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश का माहौल है कि यहाँ तो इंडिया में ये बात ये मानते हैं ना, ये बात ये मानते हैं कि जांच सही हो रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार में दिन दहाड़े लूट डकैती हो रही है उत्तर प्रदेश में, लाखों के रुपए, जेवर जेवरात, ठीक है, डकैत भाग जा रही, लोग पकड़ तक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नकाल में किन किन मुद्दों, प्रश्नकाल में तो मुद्दे उठाने की अब इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है नाहिद, रोकेंगे आपको। आप देखिए रामपुर का एसपी। ठीक है नाहिद लारी, आपको रोकेंगे क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि ये संसद की कार्यवाही तो चलेगी ही और ये दिल्ली दंगों की जांच भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकार है और ऐसे में अब जब संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है उनमें किन किन मुद्दों पर आगे बहस होती है, क्योंकि हालांकि प्रश्नकाल नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या। लेकिन इसको लेकर अब संसद में आगे क्या होता है या आगे वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।